सांद्रण हम 3 मेथड से करते हैं। किस किस मेथड से कर लेते हैं? या तो हम करते हैं गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, या करते हैं फेन परमाणु विधि, और या तो करते हैं चुंबकीय पृथक्करण विधि। ये वाला चैप्टर आप लोग तो पढ़े भी होंगे ना। हम लोग 3 मेथड से करते हैं। अगर हम बात करें तो ये सांद्रण जो सफाई होती है, दूसरे स्टेप पे सफाई होती है पीसने के बाद। अच्छा, ये स्टेप से काम करना है, यानी कि पहले साफ कर लो तब पीसो, स्टेप से आपको करना है। तो सबसे पहले तो हम फिर एक बार रिपीट करते हैं कि हमारे धातु अपने यौगिकों या स्वतंत्र रूप में पृथ्वी के चट्टान के नीचे होते हैं, जिन्हें खुदाई करके निकाला जाता है और उन्हें हम लोग खनिज करते हैं। यदि खनिज से अधिक मात्रा में, कम खर्चे में और आसानी से धातु को निकाला जा सके तो उस खनिज का नाम अयस्क होता है। इन अयस्कों से धातु को निकालने में जितनी भी प्रक्रियाएं की जाती हैं उसे धातुक्रम कहते हैं। धातुक्रम का पहला प्रक्रिया होती है पीसना, जिसमें यही लिखा जाता है कि खुदाई से प्राप्त अयस्क बड़े टुकड़ों में होते हैं, जिन्हें कर्सर मशीन के हेल्प से, मदद से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है या पीस दिया जाता है। इसे हम पीसना कहते हैं या कर्सन कहते हैं। दूसरे स्टेप में उसमें उपस्थित एक्सटर्नल इम्प्योरिटीज, बाह्य गंदगियां जो है, बाह्य अपशिष्ट पदार्थ है, उन्हें निकालने के लिए, उसे दूर करने के लिए, उसमें कागज, पत्तल, लकड़ी, मिट्टी, बालू जो कुछ है उसे दूर करने के लिए हम लोग क्या कराते हैं? सांद्रण कराते हैं। सांद्रण से जो भी गंदगी निकलती है उस गंदगी का नाम क्या है? तो आपसे कोई पूछ रहा है व्हाट इज द गैंग या मैट्रिक्स, तो क्या बताएंगे? सांद्रण से निकलने वाली गंदगी, अपशिष्ट पदार्थ का नाम गैंग या रंध्र होता है। सांद्रण कितने तरह से किया जाता है? 3 तरह से किया जाता है, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, फेन परमाणु विधि और चुंबकीय पृथक्करण विधि। अगर आपका अयस्क वजन है और गंदगी हल्का है, अयस्क वजन है और गंदगी तब किस मेथड से किया जाएगा? गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। लेकिन अगर आपका गंदगी वजन है, अयस्क हल्का है, तब किसे किया जाएगा? और अगर उसमें एक अनुचुंबकीय और एक परिचुंबकीय है इसको हम एक वैसे नॉर्मली बता रहे हैं। तो ग्रेविटेशनल सेपरेशन मेथड में कैसे किया जाता है? गांव में अक्सर देखे होंगे जब गेहूं लोग किसवाने ले जाते हैं तो घर वाले गेहूं को धुलते हैं। वो गेहूं धुलते समय क्या होता है कि जो उसमें मिट्टी होती है वो पानी के साथ बह जाती है और हमारा गेहूं साफ हो जाता है, कुछ गंदगी बाहर हो जाती है। इस बेसिस पे अगर हम बात करें तो हमारे पिसे हुए अयस्क में जो हल्की गंदगियां होती है, जैसे कागज हुआ, पत्ता हुआ, इनको हम लोग एक बहते हुए धारा में पिसे हुए अयस्क को डालते हैं। जैसे मान लीजिए आपके अयस्क है लोहे के, तो लोहा वजन होगा ना, उसमें मिट्टी, कागज, लकड़ी यही सब आ गया है, गंदगी आई है। इन गंदगियों को दूर करने के लिए हमें सांद्रण करना पड़ेगा। लेकिन सांद्रण किस वजह से किया जाएगा? गुरुत्वीय पृथक्करण। इसमें एक तिरछा सा तल बनाया जाएगा, इस तल पे पानी गिराया जाएगा, पानी की धारा गिरेगी और उसी के साथ पिसा हुआ अयस्क भी गिराया जाएगा। पिसे हुए अयस्क में आपके अयस्क के टुकड़े क्या होते हैं? वजन होते हैं, जो उसी पे रुक जाएंगे। लेकिन जो हल्के टुकड़े हैं जैसे कागज, पत्तल, सब पानी के साथ बह जाएंगे। और आपका जैसे गांव में देखोगे पहले गेहूं में पानी भर लिए फिर गिराने लगे तो गेहूं रुक जाता है और कचरा बह जाता है, मिट्टी, बालू वाला गंदा पानी बह जाता है। इसी तरह हम लोग पिसे हुए हैं इसको, क्योंकि एक बाल्टी तो है नहीं कि हाथ से कर लो, तो उनके पास क्या होती है? मशीनें होती है। वो इंक्लाइन प्लेन बनवा लेते हैं, मतलब ऐसे तिरछा सा प्लेन बनवाते हैं, आनत तक सीढ़ी जैसा। सीढ़ी में गोटी कटी होती है ना, गोटी नहीं कटवाएंगे, वो ऐसे दरार बना देते हैं और ऊपर से पानी की फुहारा, मतलब पानी गिरवाते हैं, उसी पानी में पिसा हुआ अयस्क गिराते हैं। तो पिसा हुआ अयस्क तो वजन है, उसी सीढ़ी पे रुक जाएगा। क्योंकि अभी बालू का टुकड़ा ले लो, मिट्टी ले लो, तो बालू और मिट्टी में आप देखोगे दोनों को घोल के से पानी में गिराओ, देखोगे बालू जमने लगेगा और मिट्टी बह जाया करेगी, क्योंकि मिट्टी हल्की होती है, बालू वजन होता है। तो अयस्क के कण वजन होने की वजह से वो रुक जाते हैं, जबकि गंदगी क्या हो जाती है? बह जाती है और इस तरह आपका अयस्क साफ हो जाता है। इस मेथड वाले को क्या बोलते हैं? लेकिन इसकी सफाई कब हो पाएगी? जब आपका अयस्क वजन होना चाहिए और आपकी गंदगी, जैसे आपने गेहूं साफते समय देखा होगा, गेहूं वजन होता है, भूसा हल्का होता है, हवा के सामने करते हैं, गेहूं रुक जाता है, भूसा उड़ जाता है। लेकिन अगर उल्टा कहीं आपका गंदगी क्या है और जो आपका अयस्क है वो हल्का है, तब इसमें कर दोगे तो पता चलेगा अयस्क बह जाएगा, कोई गंदगी रुक जाएगा, वजन वो हो गया। तो
उसको हम किस मेथड से करेंगे? फेन कलर में क्या होता है कि इसमें एक टंकी में पानी लिया जाता है, उस टंकी में चीड़ का तेल मिलाते हैं ताकि झाग बने। चीड़ का तेल झाग बनाता है, गच्छा बनाता है, और उसमें हम पिसे हुए अयस्क को डाल देते हैं। फिर पिसे हुए अयस्क में जो हमारा अयस्क हल्का है वो झाग के साथ ऊपर चला आता है, झाग फंसा लेगा ना अपने अंदर। और जो वजन कम है जैसे पत्थर उत्थर जो है वो नीचे पेदी में बैठ जाते हैं। झाग को हम लोग इधर कर लेते हैं और उसको ले जाके सुखवा देते हैं, तो उसमें अयस्क के कण फंस के चले आते हैं, क्योंकि वजन वाले कण पेदी पे इस तरह हम लोग सफाई कराते हैं। तो हम लोग किसी भी पानी से भरे टैंक में चीड़ का तेल मिला के झाग उत्पन्न करते हैं, फिर उसमें हवा प्रवाहित करते हैं। हवा मतलब फूकते हैं, जैसे आपने बचपन में देखा होगा पानी में अगर पाइप लगा फूको तो झाग बनता है। शैम्पू वाले में तो और बच जाता है, तो लोग चीड़ का तेल मिला देते हैं, वो शैम्पू का काम करता है, और उसमें हवा डालते हैं पाइप द्वारा ताकि झाग बनाए। और हमारा जो अयस्क होता है वो पिसा हुआ अयस्क डाल के घोलते हैं, तो अयस्क के टुकड़े हल्के होते हैं जो झाग में फंस के ऊपर चले आते हैं, और जो गंदगी होती है वो नीचे बैठ जाती है। उस झाग को इकट्ठा दूसरे टैंक में कर लेते हैं, सुखवा लेते हैं, तो आपको झाग सूख जाएगा, तो फिर बचेगा क्या? ऐसा। और इस तरह आपका अयस्क साफ हो जाता है। इस मेथड से हम क्या करते हैं, इसमें हमारे पास मैग्नेटिक रोलर होते हैं, मतलब गुल्ली होती है मैग्नेट का, इधर एक रोलर होता है, इधर एक रोलर होता है। रोलर तो आपने सर सेलर पे देखा होगा, दो रोलरों पे पट्टा चलता है। अब एक रोलर मैग्नेटिक है, ये भी रोलर मैग्नेटिक है, और इस पे पट्टे पे क्या गिराते हैं? अयस्क गिराते हैं। अयस्क पट्टे के साथ जाएगा कि नहीं जाएगा? पट्टा मोटा होता है तो अयस्क किसी पे है, वो जब उधर घूम के गिरने वाला होता है तो जो चुंबकीय पदार्थ होते हैं वो चपके रह जाते हैं, तो थोड़ा दूर जाके गिरते हैं, क्योंकि चपके रहेंगे ना। और जो अचुंबकीय होते हैं, मतलब पट चुंबकीय होते हैं, वो वहीं तुरंत गिर जाते हैं। इससे वो दोनों अलग होने लगते हैं। मतलब जो अनचुंबकीय रहेंगे वो थोड़ा दूर दूर जाके गिरेंगे चपके होने के कारण, और जो पट चुंबकीय होंगे वो चुंबक के कारण पकड़ेंगे नहीं तो वही नजदीक गिर जाएंगे। तो दोनों अलग अलग ढेर बन जाते हैं, जिससे हम लोग सफाई कर लेते हैं। लेकिन इस मेथड से सफाई बहुत कम किया जाता है। इसमें आपको याद रखना है सल्फाइड अयस्कों का अक्सर किया जाता है, जिसमें सल्फाइड अयस्क है। फेन कलर से कॉम्बिनेशन किया जाता है, तो उसमें कौन है? सल्फाइड। जिसमें सल्फर दिखे, जैसे ZnS है, Cu2 जैसे कॉपर क्लोराइड है, ये सब क्या है? सल्फाइड अयस्क है। तो कई बार एग्जाम में पूछा है कि फेन परमाणु में किस अयस्कों का शोधन किया जाता है, तो हम बताते हैं सल्फाइड अयस्कों किया जाता है। जबकि ऑक्साइडों का, कार्बोनेटों का, इन सब में किससे किया जाता है? उल्टे पृथक्करण से किया जाता है। इससे बहुत कम किया जाता है। तो आपको तो पता होगा कि 3 तरह से सफाई की जा सकती है, एक द्वितीय पृथक्करण विधि, एक फेन परमाणु विधि, और एक चुंबकीय पृथक्करण विधि। और इससे तीनों में से कहीं से भी सफाई कराओ, इस सफाई के प्रोसेस को क्या बोलेंगे? सांद्रण में जो गंदगी निकलेगी उसका नाम क्या होगा? अब जब यह सफाई होकर शुरू हो जाती है, क्या पूरा का पूरा धातु निकल गया? नहीं, अभी तो धातु अंदर है, सिर्फ जो कचरे थे वो थोड़ा बहुत साफ हुए हैं। अभी तो अयस्क में यौगिक के रूप में है ना वो भी। अब उस चूंकि भीग जाता है अक्सर करके, चाहे इससे कराओगे चाहे इससे कराओगे, तो दोनों में क्या हो जाएगा? अयस्क आपका भीग जाएगा, पानी की वजह से वो नम हो जाएगा। इसको सुखाने के लिए हम एक भट्टी में ले जाके गर्म करते हैं, और उस भट्टी में धीरे धीरे गर्म करते हैं। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? निष्कापन का मतलब सीधे सीधे क्या है? सुखाना। सुखाना। किसी चीज में को उसमें से मॉइस्चराइज को दूर करना, आर्द्रता या नमी को दूर करना क्या कहलाता है? सुखाना कहलाता है। लेकिन जब सूख के कंप्लीट हो जाता है तब उसका क्या कर देते हैं? अर्जन कर देते हैं, जिसको हम लोग शुद्ध हिंदी में अगर जानोगे तो भूजना कहते हैं। ये दोनों चीजें आपने देखा होगा अक्सर करके गांव में जब रोटी बनाई जाती है, पहले रोटी जब बेल के तैयार कर लिया जाता है तो आपने देखा होगा उसको पहले वैसे ऐसे पलट पलट के सुखवाते हैं। जब दोनों सरफेस सूख जाता है बस तावा हटा के उसे ढक देते हैं। वहां भूज रहे हो तो आपने इसको देखा होगा, जब भूजा भूजती है लाई वाली, पहले चावल को सुखाते हैं, थोड़ी देर में जब जान जाते हैं सूख चुका है, गर्म बालू डाल देते हैं, भूज जाता है। तो जो पहले तुम काम कर रहे हो वो नमी को दूर कर रहे हो, सुखा रहे हो, और जो बाद वाला काम कर रहे हो वो भूज रहे हो। हमारे अयस्कों में भी ऐसे ही किया जाता है। सबसे पहले हमारे नमयुक्त अयस्क को भट्टी में डाल के कम ताप पर सुखाओगे तो, और भूजोगे तब अधिक ताप पर। इसमें ऑक्सीजन नहीं लिया जाता है ताकि कोई रासायनिक क्रिया ना हो, लेकिन इसमें ऑक्सीजन लिया जाता है ताकि उसमें रासायनिक क्रियाएं हो, और इसमें सभी तत्व अपने ऑक्साइडों में बदल जाते हैं। ये दोनों प्रोसेस एक ही भट्टी में कराई जाती है, और उसका नाम या तो आप परावर्तनी भट्टी में करा सकते हो या फिर मफल भट्टी में करा सकते हो। परावर्तनी भट्टी में अगर करा रहे हो तो कम अमाउंट हो पाएगा, मफल भट्टी एक बड़ी भट्टी है, इसलिए दोनों में यही काम करा जाता है। अच्छा, क्या आपको पता सुखाने और भूजने के लिए 2 भट्टी बनवानी पड़ेगी? नहीं, सिर्फ टेम्परेचर का अमाउंट है, टेम्परेचर कम ज्यादा है। अगर आप कम ताप पे गर्म करोगे
वायु की अनुपस्थिति में करोगे तो वो सूख जाएगा, जिसको निस्तापन कहते हैं। लेकिन अगर अधिक ताप पे गर्म करोगे, वायु की उपस्थिति में गर्म करोगे, तो वो अपने ऑक्साइडों में बदल जाएगा। इसको हम लोग भर्जन करते हैं। और जब वो अपने ऑक्साइड में बदल जाता है तब हम उसमें गालक मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? गालक। अब यहाँ से जब आते हैं तो एक स्टेप है गालक। क्या मिलाते हैं? ये गालक वो चीजें होते हैं जो गंदगी को निकालने का काम करते हैं, मल को निकालने का काम करते हैं। और ये गालक आपने अपने नेचर में भी देखा होगा, जब कभी सीढ़ा बनाया जाता है, चीनी को गर्म किया जाता है तो उसमें कचरा निकलेगा। चीनी जब गर्म किया जाएगा तो काला काला कचरा निकलेगा, उसमें एक हाइड्रा पाउडर आता है, या फिर आप दूध डाल दोगे तो इकट्ठा कर देता है, उसको बावर्ची निकाल के फेंक देते हैं तो आपका सीढ़ा सफेद हो जाता है। मतलब आप क्या चीनी से बतासा बनाओ तो बतासा सफेद बनेगा? चीनी को गर्म करोगे सीढ़ा एकदम काला रहेगा, उसमें गंदगी रहती है। फिर उसको छान छान के बगलिया करते हैं, तो वो क्या इकट्ठा कैसे करते हैं? उसमें एक हाइड्रा पाउडर आता है, वही पाउडर थोड़ा डाल देते हैं तो वो इकट्ठा कर देता है। वो इकट्ठा कर देता है और गंदगी को निकाल के अपने पौधे से क्या कर देते हैं? बाहर कर देते हैं। हमारे धातुओं में से जो गंदगी निकालने वाला वो पदार्थ है वो क्या है? तो इसके बाद हमें गालक मिलाना होता है। जब उसे भूज के तैयार कर लेते हैं, अर्थात जब भर्जन कर लेते हैं, तो भर्जन के बाद हम उसमें उचित गालक मिलाते हैं। कैसा गालक? क्योंकि गालक दो तरह के होते हैं, एक अम्लीय गालक और एक क्षारीय गालक। अगर आपकी गंदगी अम्लीय है तो आप मिलाओगे क्षारीय, और अगर आपका गंदगी क्षारीय है तब मिलाओगे अम्लीय गालक। का एग्जांपल आता है SiO2, जबकि क्षारीय गालक का CO। जो एग्जांपल भी आप जान लो, आपका जो सिलिका है वो एक अम्लीय गालक है, जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो एक क्षारीय गालक है। आपके एस्क में अगर क्षारीय गंदगी है तब अम्लीय मिलाना होगा, अगर अम्लीय गंदगी है तब क्षारीय। उचित गालक इसको बोलते हैं। उचित गालक मिलाने के बाद हम इसका प्रगलन कराते हैं। प्रगलन की प्रोसेस जिसमें होती है उस भट्टी का नाम वात्या भट्टी है। ये थोड़ी बड़ी भट्टी होती है, इसका टेम्परेचर भी ज्यादा होता है और इसमें आपका धातु गल जाता है। जबकि इन दोनों में गलता नहीं है, वो मेल्ट नहीं होता है, आपका इसमें सूख जाता है, इसमें बुझ जाता है। मतलब इसमें उसकी नमी दूर हो जाती है तो इसमें सभी तत्व ऑक्साइड में बदल जाते हैं। लेकिन जब हम उसमें उचित गालक मिला के वात्या भट्टी में डाल के प्रगलन कराते हैं, तो प्रगलन कराने के बाद उसमें ये गालक उसके गंदगियों से जुड़कर बाहर निकल जाते हैं। और अब इस गंदगी जो निकलेगा उस गंदगी का नाम क्या रख दिया गया? धातुमल। यहाँ पे स्लैग बोला जाता है, धातुमल। बताओ गंदगी क्या जगह निकला? पीसने में गंदगी निकलती है? नहीं, छोटा टुकड़ा हो जाता है। सांद्रण में इसको हम गैंगिया धातु ही कहते हैं। फिर भूजने में, सुखाने में नहीं निकलेगी, भूजने में नहीं निकलेगी, तो सब वेस्टेड गैस खाली निकलेंगे और कुछ नहीं निकलेगा। लेकिन प्रगलन में निकलेगा। गालक गंदगी से अपशिष्ट पदार्थों से संयोग करके धातु में बनाएगा और वो धातु अलग हो जाता है। और यहाँ पे आपको मिल जाता है धातु। क्या मिल जाता है? धातु। यहाँ पे आपको धातु मेटल मिल जाता है। ये मेटल आपको जब मिलता है तो लगभग 98%, 97 से 98% साफ होता है। लेकिन अभी भी 1-2% की गंदगी उसमें बची रह जाती है, जैसे कार्बन, आर्सेनिक जैसे पदार्थों की गंदगी अभी भी, सिरका जैसी गंदगी थोड़ी बहुत रह जाती है। और इस धातु को फिर साफ करवाते हैं तो उसका नाम प्यूरिफिकेशन है। क्या है? और यहाँ जाने के बाद 99.99% एकदम प्योर मेटल आपको मिल जाता है। उसे मिलता है 100% नहीं है, इसलिए थोड़ा सा कम कर दें कि गंदगी रुक सकती है। लेकिन जान लो कि हद से ज्यादा क्या हो जाता है। अब ये शोधन कराना होता है। प्रगलन पे आपको धातु मिलती है, इसी प्रगलन पे लोहे की बात होती है। वो आपने सुना होगा लोहे 3 तरह के होते हैं, कच्चा लोहा, पिटवा लोहा, ढलवा लोहा, स्टील। ये सब लोहा है। जब आप लोहे को निकालते हो ना खुदाई करके, और खुदाई करके जब निकाल लेते हैं तो उसका जब हम धातुकरण करके धातु को प्राप्त कर लेते हैं। पहले खुदाई करेंगे तो आयरन अपने यौगिक में मिलेगा, जैसे हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, ये सब उसके अयस्क है ना, उसी रूप में मिलेगा। उससे जब हम आयरन को निकाल लेते हैं तो आयरन की सफाई पे डिपेंड करता है। अगर आयरन में गंदगी ज्यादा रह गया, 5 से 6% रह गया, जब खुदाई करके निकाल है, सिंपली खुदाई किए, आयरन का अयस्क निकला, आयरन के अयस्क का धातुकरण करवाए, धातुकरण करके धातु मिल गया, आपको लोहा मिल गया। अब जो लोहा मिला उसका नाम होता है कच्चा लोहा। क्या नाम होता है? कच्चा लोहा। इसको पिग आयरन कहते हैं। पिग आयरन क्या कहते हैं? अब उस आयरन की फिर शोधन मिले जाते हैं। शोधन कराने पे ही पैसा लगता है, साफ कराने में इसमें भी पैसा खर्चा होता है, लेकिन शोधन में सबसे ज्यादा खर्चा होता है। हम जब आयरन का शोधन कराते हैं, अगर शोधन कितनों कराए और 6% गंदगी अभी भी है तो उसका नाम पड़ेगा कौन? ढलवा लोहा। क्या नाम होगा? ढलवा लोहा।
कास्ट आयरन इंग्लिश में बोलते हैं, नाम सुनो कास्ट आयरन। कास्ट आयरन मतलब देहात में लोहा मट्टी। आपका नल जो बनता है, नल को देखो, नल लोहे का होता कि नहीं होता है, लेकिन वो कौन सा लोहा है? ढलवा लोहा। कौन सा लोहा है? ढलवा लोहा बोलते हैं। इसको अगर मार दोगे टूट जाएगा तुरंत। ढलवा लोहा सबसे खराब क्वालिटी का लोहा होता है क्योंकि इसमें गंदगी ज्यादा होती है, 6% तक गंदगी बनी रहती है कार्बन की और अन्य चीजों की, इसलिए इसे हम ढलवा लोहा या कास्ट आयरन के नाम से जानते हैं। और इससे आपके कैंची भी इसी से बनाया जाता है, कैंची गिरा तो टूट जाएगा, लोहा ही है। जब उसको और साफ करते हैं तो उसमें 4% या 3% की गंदगी जब बचती है तो उसका नाम हो जाता है पिटवा लोहा। पिटवा लोहा एक ऐसी लोहा होती है जिसमें लोहे के गुड़ा और ज्यादा धातु आ जाते हैं और इसमें आपका जैसे ये जो लोहा वाला काम कर रहे हैं ना, मोड़ मोड़ के छड़ वड़ आ रहा सब, जिसको पीटोगे तो टूटेगा, चपटा हो जाएगा, हाथ भर धनिए गुड़ ज्यादा ले जाता है। और जितने भी आपके आयरन रॉड आ रहे हैं, सरिया आ रहा है या जो इंगल आ रहे हैं, जो आयरन के पतरे आ रहे हैं, इन सबको क्या बोलते हैं? पिटवा लोहा, रॉड आयरन बोलते हैं इसको। उसके बाद में तीसरे नंबर पे जब और सफाई कर दोगे, जब खाली 0.5 या 1% की गंदगी बचेगी, तब उसी लोहे का नाम हो जाता है स्टील। स्टील भी आपने देखा होगा, रेलिंग वोलिंग का भी स्टील का लग रहा है, जो कि सबसे बेहतरीन लोहा है, उसमें गंदगी सबसे कम हो चुकी होती है। तो सफाई पे डिपेंड करता है, मतलब जो है सब लोहा, ज्यादा गंदगी है तो ढलवा लोहा, लोहा मट्टी जिसको लोग बोलते हैं, नल और बनाया जाता है उससे, और अच्छा हो जाता था। हंसिया किससे बनाया जाता है? ढलवा से, पिटवा से। तो पीटना पड़ता है तो उसको ढलवा लोहा से बनवा दोगे तो खराब हो जाएगा, अरे उसमें पिटवा लोहा यूज किया जाता है। जबकि कमानी किससे बनाया जाता होगा? कमानी पिटवा से बनाया जाता है क्योंकि वो लफादा रहता है ना। कमानी एक स्प्रिंग का कार्य करती है, सॉकर का काम करती है गाड़ियों में। कमानी देखोगे ना, कई प्लेट लगा लगा के सॉकर टाइप बनाते हैं, वो सॉकर टाइप पे जो काम करता है वो अगर ध्यान से दे तो पिटवा लोहा होता है। लेकिन उससे भी बेहतरीन लोहा क्या है? स्टील, जिसको हिंदी में इस्पात कहते हैं, इंग्लिश में स्टील कहते हैं। क्या ये सब अलग अलग है? नहीं, सब लोहा है, लेकिन लोहे की प्यूरिफिकेशन पे डिपेंड करता है क्यों, कैसे होगा। हम बात करते हैं प्यूरिफिकेशन को लेकर। तो शोधन कितने तरह से? ये शोधन आपके कई तरह से हो सकती है। शोधन करने का कई तरीका है, जिसमें सबसे जो फेवरेट है वो एक बांस बल्ली द्वारा होता है। पढ़े हो कहीं? बांस बल्ली द्वारा शोधन, पानी में रख के बांस की बल्ली से उसको हिलाते हैं तब शोधन होता है, क्योंकि सबसे ओल्ड मेथड है, उससे कोई शोधन नहीं करवाता है। सबसे बेहतर कौन है? विद्युत अपघटनी विधि। ये विद्युत अपघटनी से है क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रिसिटी देकर हम बताते थे ना केमिस्ट्री में, आपको याद है इसके पहले वाले चैप्टर में वैद्युत रसायन में सेल दो तरह के होते हैं, एक वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, रासायनिक को वैद्युत में बदलता है। तो यहाँ कौन सा सेल यूज किया जा रहा है? वैद्युत को रासायनिक में। हम लोग ये से विद्युत अपघटनी में करते क्या है, ध्यान से देखो, वही चीज है। एक कंटेनर लिया जाता है, कंटेनर में हमारे दो तरह के रॉड लगाए जाते हैं, एक शुद्ध धातु, एक अशुद्ध धातु। शुद्ध कहाँ से होगा? जो पहले से आप प्योरीफाई कर लियो, उसके पतले पतले रॉड लगाए जाते हैं, पतले पतले। और जो आपने यहाँ से शोधन करके प्रकरण से धातु निकाला है, जिसमें भी 98% शुद्धि है, 2% अधिक गंदगी है, उनके क्या लगाएंगे? अशुद्ध, काला वाले। तो ये क्या है? अशुद्ध धातु के क्षण है। अशुद्ध धातु मतलब अशुद्ध कॉपर, अशुद्ध आयरन, इम्प्योर, जिसमें भी गंदगी है। और ये कौन है? शुद्ध, प्योर है। इन दोनों से हम लोग रॉड को बना लेते हैं, इनको हम लोग एक साथ जोड़ देते हैं और इनको एक साथ। कुदाने का मतलब उसमें टच नहीं कर रहा है। आपको पता होगा कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कराया जाता है। ऑक्सीडेशन में गलता है कि नहीं? ऑक्सीडेशन में चीजें गलती है कि नहीं? आपको पता ना, ऑक्सीडेशन वाले पीरियड में गलता है। क्या होता है? गलता है। तो हमें उसमें क्या देना पड़ेगा? प्लस। गलाना कौन है? काले वाले को या नीले वाले को? काले वाले। अशुद्ध वाले को हम एनोड बनाएंगे, अशुद्ध वाले को कैथोड बनाएंगे। ये कैथोड का काम करेगा, शुद्ध वाला छड़, और ये तो ऑक्सीकरण किस पे होगा? और रिडक्शन किस पे होगा? मतलब शुद्ध वाले पे निगेटिव चार्ज देते हैं और शुद्ध वाले पे पॉजिटिव चार्ज देते हैं। क्या आपने यहाँ पे आपने देखा? नहीं, इसमें इलेक्ट्रोलाइट भरना पड़ेगा, विद्युत अपघट, विद्युत अपघट का विलय लेना पड़ता है ना, उसी में डिप करते हैं। अब ऐसे कंडीशन में हमारा शुद्ध धातु जो होता है वो कैथोड का कार्य करता है, जिसमें रिडक्शन होता है। जो अशुद्ध धातु होते हैं उनको हम प्लस से जुड़वाते हैं बैटरी के
सप्लाई देते हैं प्लस माइनस बाहर से, तो ये एनोड होते हैं, इन पे ऑक्सीडेशन होता है। काले वाले धीरे धीरे गलने लगेंगे और इस पे आके क्या करेंगे, जमेंगे। तो जब ये गलते हैं तो चले जाते हैं बर्तन में, लेकिन जब जमना होता है तब सिर्फ खाली धातु आके जमता है और जो गंदगी रहती है वो नीचे पेदी में। तो इसमें तो अभी गंदगी भी था और धातु भी था। जब ऑक्सीडेशन हुआ तो इसमें से धातु क्या हुए, बाहर आ गए और वो धातु जाके किस में जम गए, और जो गंदगी रही वो उसी बर्तन में रह गया, उसी सॉल्यूशन, क्योंकि गंदगी का रिडक्शन नहीं हो पाएगा। और ऐसे हम धीरे धीरे अपने साथ ये राड मोटा होता चला जाएगा और ये आपका अशुद्ध वाला पतला होता, जब पतला वाला जब खत्म होगा तब फिर नया राड के लगाएंगे। अशुद्ध धातु जो मिला रहता है उसका राड बनवा लेते हैं और राड ला के लगा के मेल्ट करा के हम लोग पेवर निकाल लेते हैं। ऐसे मेथड क्या बोलते हैं, विद्युत अपघटन। प्रोसेस को लिखना होता है। विद्युत अपघटन विधि एक धातुओं के शोधन की विधि है जो कि प्रमुख विधि है। इस विधि में शुद्ध धातु के क्षणों से हमें कैथोड और अशुद्ध धातुओं के क्षणों से एनोड बनाते हैं। ऐसे में इन्हें एक टैंक में विद्युत अपघट पदार्थ को लेकर इसकी विद्युत अपघटन कराने पर ऑक्सीकरण और अपचयन होता है, जिसके फलस्वरूप हमें 99.99% तक लगभग शुद्ध धातु प्राप्त होता है। इसके अलावा भी कौन से मेथड है, जोन रिफाइनिंग या दरबड़। आप पहले क्या चीज, दरबड़ द्वारा हम लोग करते हैं। दरबड़ क्या मेथड है, इसमें लिक्विडेशन हम लोग बोलते हैं। ऐसे चीजों में भी हम लोग सॉल्व है, धातुओं को साफ करते हैं। मान लीजिए आपका धातु में जो अशुद्धि है वो 120 डिग्री सेल्सियस पे गलेगा। कितने पे गलेगा, 120। और जो आपका धातु है वो 102 डिग्री सेल्सियस पे गलेगा। धातु कितने पे गलेगा, 102। अशुद्धि उसमें जो है वो कितने पे गलेगा, 120। अगर हम उसके एक ब्लॉक को बनवा दें, ब्लॉक मतलब एक टुकड़ा ले लें और उसे तिरछा तल लगा दें, तिरछा तल, और उस तिरछा तल पे उसको रख दें। अब हीटर द्वारा उसे गर्म करें 102 पे, तो बताओ कौन गलेगा उसमें से, धातु गल गल के नीचे बढ़ेगा कि नहीं, और अशुद्धि क्योंकि 120 पे उगलता है तो गलने पाएगा नहीं, धीरे धीरे द्रवित हो जाएगा आपका ऐश जो है, क्योंकि उसकी मेल्टिंग पॉइंट कम है और हम लोग उसको मेजर किए रहते हैं कि कितने पे अशुद्धि वाला है, कितने पे शुद्ध वाला। अच्छा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए इसको प्रमुख विधि माना गया है। इसमें किसी का ला के कराओ कोई धातु का तो काम चल जाता है, लेकिन इसमें तो थोड़ा देखना पड़ेगा दरबड़ में, कहीं दोनों का सेम टेम्परेचर है तब गर्माओ के दोनों गल के बहेगा तो अलग कहाँ हो पाएगा। एक का क्या होना चाहिए, ज्यादा, अशुद्धि का ज्यादा होना चाहिए और शुद्ध का कम। जैसे आपका मान लीजिए धातु गल रहा है 300 डिग्री सेल्सियस पे, तो आपका अशुद्धि उसमें जो बैठा है उसका मेल्टिंग पॉइंट वो 500 डिग्री सेल्सियस, तो हम उसको गर्मवाएंगे 300 पे। हमारा धातु धीरे धीरे गल गल के टपक के बह के नीचे चलाएगा और अशुद्धि वहीं पे रुका रहेगा क्योंकि वो गलने पाएगा नहीं। ऐसे में हमें शुद्ध धातु मिल जाएगा कि नहीं। इस मेथड को क्या बोलेंगे, दरबड़। फिर किस विधि से हम लोग करते हैं, आश्वन विधि। आश्वन डी सिंपल नहीं कराते, परभाजी आश्वन। कौन सा मेथड, परभाजी आश्वन लिक्विडों में होता है। इसमें मेल्टिंग को देखा नहीं जाता है, उसके बॉइलिंग को देखा जाता है। मान लीजिए आपके पास दो ऐसे पदार्थ है जिसमें अशुद्धि उड़ने वाली है, वाष्पशील है। एक सिंपल हम बताते हैं, जैसे कि पानी और मिट्टी का तेल ले लो। पानी कितने पे बॉयल होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। मिट्टी का तेल कितने पे बॉयल होता है, 60 डिग्री सेल्सियस। मतलब मिट्टी का तेल 60 डिग्री सेल्सियस पे गर्म उड़ने लगेगा, जबकि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे। अगर दोनों मिल जाए तो इन्हें साफ करने के लिए कौन सा मेथड अपनाएंगे, परभाजी आश्वन। परभाजी आश्वन में क्या करेंगे कि जो सबसे कम वाला टेम्परेचर उसी पे गरमाना शुरू कर देंगे। मान लीजिए मिट्टी का तेल और पानी मिल गया है तो उस बर्तन को रखेंगे, 60 पे गरमाना शुरू कर देंगे। कौन उड़ेगा, पानी भी उड़ेगा, मिट्टी उड़ जाएगा, पानी बच जाएगा। इस तरह जब हम सफाई करते हैं तो ऐसे सफाई का नाम क्या रखा गया है। अगर हम लोग इससे नहीं कराते तो जो रिफाइनिंग कराते हैं, जो रिफाइनिंग द्वारा सफाई होती है। ये क्या होता है, इसमें जब किसी भी अशुद्धि की विलेयता, सॉल्युबिलिटी धातु से ज्यादा लिक्विड में होती है, धातु से ज्यादा, धातु में कम वो विलय होता है लेकिन लिक्विड में ज्यादा विलय होता है। अशुद्धि आपकी इम्प्योरिटी सॉलिड फेज से ज्यादा सॉल्युबिलिटी लिक्विड फेज में शो करता है, तो ऐसे की सफाई हम जो रिफाइनिंग द्वारा कराते हैं। इसमें क्या होता है कि अपने अशुद्ध धातु का एक रॉड बनवा लेते हैं और एक मोबाइल हीटर रखते हैं। मोबाइल मतलब चलने वाला, मोबाइल का मतलब चलने वाला, हीटर मतलब हीटर गर्म करने वाला। अब मान लीजिए ये आपका रॉड है जो अशुद्ध है, यहाँ पे अपने मोबाइल हीटर लगाया तो यहाँ गर्मा देगा कि नहीं, गर्मा देगा तो यहाँ गल जाएगा कि नहीं, गलेगा तो उसमें अशुद्धि आ जाएगी कि नहीं। अब हीटर को यहाँ लाएंगे तो धीरे धीरे यहाँ ठंडा होगा कि नहीं, अब यहाँ गलेगा कि नहीं, अशुद्धि
अशुद्धि किसमें भाग के चली जाएगी? क्योंकि अशुद्धि की विलेयता ठोस से ज्यादा किसमें है? द्रव में है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आप अपने हीटर को आगे बढ़ाओगे वैसे वैसे जितनी रास्ते में अशुद्धियां पड़ेंगी वो लिक्विड में आती रहेंगी, क्योंकि लिक्विड स्टेज में ज्यादा मिले हैं। और धीरे धीरे आप अपने हीटर को आगे बढ़ाते रहेंगे और धीरे धीरे जितने रास्ते में इम्प्योरिटी बनेगी वो लिक्विड में इकट्ठा होती रहेगी और लास्ट में जब पहुंचा देंगे तो लास्ट में सब इकट्ठा हो जाएंगे, निकाल देंगे तो जो आपका बचेगा मेटल वो क्या हो जाएगा। लेकिन इसकी सफाई तभी हो सकती है जब आपकी अशुद्धियां द्रव में ज्यादा मिले हो ठोस की अपेक्षा, ठोस अवस्था से ज्यादा मिले हो द्रव अवस्था में, तब इसकी सफाई जो रिफाइनिंग द्वारा कराई जाती है। इसके बाद भी बहुत से मेथड हैं, जैसे वर्ड लेखनी, क्रोमैटोग्राफी जिसको बोलते हैं। वर्ड लेखनी अधिशोषण क्षमता पे डिपेंड करता है। जब आपके पदार्थ मतलब धातु और अशुद्धि की अधिशोषण क्षमता अलग होती है तो अधिशोषण क्षमता अलग होने की वजह से हम इसकी सफाई कर लेते हैं। जैसे आप ध्यान से देखो, मान लीजिए हम शहद और पानी को मिला दें, शहद और पानी को अब हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास एक कॉटेज है, छर्री है, एक हमारे पास पाइप था, किसका पाइप? प्लास्टिक का। उसके नीचे हमने जाली लगा दिया और उसमें गिट्टी को भर दिए। क्या गिट्टी के बीच में गैप होता है? अब उसमें हम वो अपना जो शहद और पानी मिला हुआ जिसको अलग करना चाहते हैं उसमें पलट दिए। आप बताओ नीचे पहले कौन टपकेगा? क्यों? क्योंकि उसके जाने की अवशोषण क्षमता ज्यादा है, क्योंकि शहद धीरे धीरे आएगा। मतलब पानी पहले निकल जाएगा, उसको रोक लेंगे और जैसे शहद गिरने लगेगा उसको अलग रोक लेंगे, तो दोनों अलग हो जाएगा कि नहीं? क्योंकि शहद तो साथ में नहीं आ पाएगा ना, उसमें विस्कोसिटी ज्यादा होती है। इस तरह के कैरेक्टर से जब हम सफाई करते हैं तो उस सफाई का नाम रखा गया है वर्ड लेखनी। इसमें हम लोग के पास एल्यूमिनियम का एक खंभा होता है, एक सिलेंडर होता है, उसी स्तंभ पे हम लोग अपने पदार्थ का क्या कराते हैं? अधिशोषण कराते हैं। कुछ पदार्थों की अधिशोषण क्षमता ज्यादा होती है, कुछ की कम होती है। ज्यादा वाले जल्दी जल्दी नीचे जाते हैं और कम वाले धीरे धीरे नीचे जाते हैं। ऐसे कंडीशन में उनके दो अलग लेयर बन जाते हैं और अलग अलग लेयर को अलग कर लिया जाता है, जिससे साफ हो जाता है। तो दांतों को सफाई किस तरह से कर सकते हैं? समझ में? इट्स अ होल प्रोसेस ऑफ मेटलर्जी। एक बार रिपीट करते आ रहे हैं, हमारे धातुक्रम का स्टार्टअप खनिज से होता है। इसमें धातुओं की पढ़ाई की जाती है, धातुओं को निकालने की मेथड जिसमें पढ़ा जाता है उसी चैप्टर का नाम धातुक्रम है। और उसमें पहला स्टेप है खनिज। आप ध्यान से समझते रहना, सभी धातु अपने यौगिक या स्वतंत्र अवस्था में पृथ्वी के चट्टान के नीचे होते हैं, जिनको खुदाई करके निकाल लिया जाता है और इसे हम खनिज करते हैं। यदि किसी खनिज से आसानी से कम खर्चे में ज्यादा मात्रा में धातु प्राप्त किया जा सके उसे अयस्क कहते हैं। अयस्कों से धातु को निकालने में जो प्रक्रियाएं की जाती है उसे धातुकरण कहते हैं, जिसमें मुख्यतः 6 प्रक्रियाएं हैं: पीसना, सांद्रण, विस्थापन, भर्जन, प्रगलन, शोधन, जो स्टेप बाय किया जाता है। पहले भी बताया जाता है कि जो खुदाई से प्राप्त अयस्क होते हैं वो बड़े टुकड़ों में होते हैं, जिन्हें कर्षण मशीन की हेल्प से तोड़कर छोटे टुकड़ों में बदल दिया जाता है या बारीक कर दिया जाता है। इसे फिर हम सांद्रण करवाते हैं। सांद्रण 3 मेथड से होता है: गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, फेन पलवन विधि और चुंबकीय पृथक्करण विधि, जिसमें सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण फेन पलवन विधि द्वारा होता है। माइंड में रखना, कई बार ऑब्जेक्टिव आया है कि फेन पलवन विधि द्वारा किस अयस्क का होता है? ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फाइड। तो किसका होता है? सल्फाइड का होता है। इसमें भी हमने बताया कि जब आपका अयस्क वजन हो और गंदगी इम्प्योरिटी हल्का हो तो यहाँ से, अगर इम्प्योरिटी वजन हो और अयस्क हल्का हो तब यहाँ से, और अगर एक अनुचुंबकीय और एक परचुंबकीय हो तो ये थर्ड वाला स्टेप बहुत कम फॉलो किया जाता है, ज्यादातर फर्स्ट और सेकेंड ही किया जाता है। इससे जो भी गंदगियां बाहर आती हैं, जो भी कागज, मिट्टी, पत्थर, टुकड़े, लकड़ी बाहर आ जाते हैं, उनका नाम गैलिया अधात्री रखा जाता है। उसके बाद वो नमयुक्त हो जाता है, उसमें पानी की मात्रा आ जाती है। उसको सुखाने के लिए हम परावर्तनी भट्टी में लेके कम ताप पर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं। ऑक्सीजन नहीं देते, बहुत धीरे धीरे गर्म करते हैं, गलनांक से नीचे गर्म करते हैं ताकि गलने ना पाए। बहुत धीरे धीरे गर्म करके हम उसको सुखा देते हैं, उसे नमी युक्त कर देते हैं, सॉरी नमी रहित कर देते हैं, मतलब नमी को दूर कर देते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं? विस्थापन या कैल्सिनेशन। फिर उसी भट्टी में हम टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं, हाई टेम्परेचर कर देते हैं, और उसमें ऑक्सीजन की मात्रा दे देते हैं, जिससे वो सभी तत्व अपने ऑक्साइडों में बदल जाते हैं, जिसे हम भर्जन कहते हैं या बूजरा कहते हैं अपने देहात में। जब भर्जन हो जाती है तो हम स्टेप वाइज करते हैं। जैसे ये हो गया तो पिसा हुआ है,
ये हो गया तो सांद्रित है, ये हो गया तो विस्थापित है। अब ये भी हो गया था। अब इस वर्जित अयस्क में थोड़ा सा उचित गालक मिलाते हैं। उचित गालक हमने बताया, गालक वे पदार्थ है जो अशुद्धियों से संयोग करके, गालक वे पदार्थ है जो अशुद्धियों को संयोग करके जोड़ के धातु बल बनाते हैं और अलग होते हैं, उन्हीं को हम गालक करते हैं। गालक दो तरह के होते हैं, अम्लीय और क्षारीय। अगर आपकी अशुद्धि अम्लीय है तो आप क्षारीय गालक का उपयोग करोगे, लेकिन अगर क्षारीय है तो अम्लीय गालक का प्रयोग करोगे। और इसमें हम प्रकरण में बताते हैं कि वर्जित अयस्क में उचित गालक मिलाकर जब हम वात्यावृत्ति में तीव्र टेम्परेचर पर, हाई टेम्परेचर पे हम गर्म करते हैं तो हमारा धातु गल जाता है और उसमें रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप गालक धातु अशुद्धियों से संयोग करके धातु बना के अलग हो जाता है और हमें लगभग 97 से 98% गलित धातु प्राप्त हो जाता है। यहाँ पे आपको मेटल मिल जाता है, लेकिन मेटल में फिर भी 1-2% की अशुद्धियां बनी रहती है। इनको साफ कराने के लिए हम छठे स्टेप पे जाते हैं, प्यूरिफिकेशन, शोधन। शोधन के हमारे पास कई मेथड है, जिसमें आपके विद्युत अपघटन, द्रवण भेद, प्रभाजी आचरण, जोड़ रिफाइनिंग, वर्ल्ड लेकरी, एक तो और पुराना बास बल्ली, वो क्या मैं पढ़ेगा नहीं करेगा, जब वो बेकार है काम कर वो पढ़ के बेकार। पहले तो लोग कोशिश ना कर रहे थे। इसमें सबसे मेन मेथड कौन है? क्योंकि विद्युत अपघटन मेथड में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये हो वो तब होगा। और इसमें अशुद्ध धातु के क्षणों को एनोड बनाया जाता है, जबकि शुद्ध धातु के क्षणों को कैथोड बनाकर एक विद्युत अपघटन में इसका जब हम विद्युत अपघटन कराते हैं तो हमें शुद्ध धातु प्राप्त होता है, जिससे 99.99% तक शुद्ध धातु मिल जाता है। अगर हम चाहें तो इसे द्रवण भी द्वारा भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें गलनांकों में अंतर होना चाहिए। हम चाहें तो प्रभाजी आंसू द्वारा कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्वथनांक में अंतर होना चाहिए। चाहे तो जोड़ रिफाइनिंग द्वारा कर सकते हैं, इसमें विलेयता में अंतर होना चाहिए, तो उसमें विलेयता कम और द्रव्यता में ज्यादा होना चाहिए। और चाहे तो वर्ल्ड लेकरी में कर सकते हैं, लेकिन इसमें अधिशोषण में अलग होना चाहिए, अधिशोषण क्षमता। तो इसमें कंडीशन है, नहीं तो नहीं कर पाओगे। मान लीजिए दोनों सेम टेम्परेचर पे गल रहे हैं, तो द्रवण हो पाएगा? गलाओगे दोनों गल जाएगा, दोनों पहले लगेगा तो अलग कैसे होगा? तो यहाँ कंडीशन है, लेकिन यहाँ कंडीशन नहीं है। यही वजह है कि हम ज्यादातर अधिकतर समय में धातुओं का शोधन किस मेथड से अपनाते हैं? तो प्रोसेस समझ में आ गया है? इसमें परावर्तनी भट्टी एक छोटी भट्टी होती है, जबकि वात्या भट्टी एक बड़ी भट्टी होती है। इसके बारे में कल एक लेक्चर हम इस पे लगाएंगे, और इसके जो नोट्स है बाबू, वो नोट्स आपको पीडीएफ फाइल में वहां पे मिलेगा, आपको ऐप पे आपको दिया जाएगा। तो पूरा का पूरा थ्योरी उसमें लिखा है, उसको समय मिलेगा तो खोल के बाद पढ़ लेना। पढ़ लोगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये चीजें बहुत बड़ी है, लिखा जाएगा तो बहुत बड़ा लिखना पड़ता है। आप लोग जानते हो कि